Alright, today's lecture is all about neural network and deep learning. लेकिन उससे पहले लेट्स गेट अ डीप डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमें लगता है ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, आज से 5 साल या 10 साल पहले ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा। बट टर्न्स आउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार इन द ईयर 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यस, 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बंच ऑफ जीनियस साइंटिस्ट एक जगह गैदर हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहली बार रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया और ऐसा क्लेम किया गया कोट एंड कोट डेट 1 से 2 साल के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कर लेंगे, विच टर्न्स आउट नहीं हो पाया। 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में ये जो इतने सारे साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर पब्लिश करा था, जिसमें से ये जो 3 लोग हैं ये MIT से थे और ये जो क्लॉड शैनॉन है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो अगर आप एंथ्रोपिक का एक प्रोडक्ट है क्लॉड, ठीक है, चैट जीपीटी की तरह ही एक प्रोडक्ट है क्लॉड, एंथ्रोपिक वालों ने क्लॉड शैनॉन को ट्रिब्यूट देने के लिए अपने प्रोडक्ट का नाम क्लॉड रखा था एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो हमें ये तो पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन द ईयर 1956 में इंट्रोड्यूस करा गया था और ये जो सारे साइंटिस्ट थे इन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि 1 से 2 साल के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कर पाएंगे। बट अर्ली 2000 तक हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रू पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाए थे। तो नाउ वी विल डिस्कस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू और टाइमलाइन थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल अप्रोच टू AI। ठीक है, जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट थे उनका क्या आइडिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था साइंटिस्ट का वो था रूल बेस्ड अप्रोच, कि हम लोग बंच ऑफ रूल्स लिखेंगे और जो AI मॉडल्स होंगे ना सिंपली उस रूल को फॉलो करके आंसर देंगे। मतलब क्या है इसका, लेट्स इमेजिन यू वांट अ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज अ स्पैम मैसेज। तुम एक ऐसा AI सिस्टम बनाना चाहते हो, एक AI मॉडल बनाना चाहते हो जो स्पैम मैसेजेस को डिटेक्ट कर सके। तो तुम कैसे करोगे, रूल बेस्ड अप्रोच में कैसे इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर तुम स्पैम मैसेजेस को देखोगे तो उसमें मैसेजेस में क्या लिखा होता है कि यू हैव वन अ लॉटरी, यू हैव वन फ्री मनी, क्लिक हेयर टू गेट दिस। इस टाइप के मैसेजेस को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम मैसेजेस बोलते हैं, राइट। तो अगर मुझे रूल्स लिखने हो ताकि मैं मैसेजेस को आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये स्पैम है या नहीं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर मैसेज कंटेन्स फ्री, अगर मैसेज में फ्री लिखा हुआ है या यू हैव वन अ लॉटरी लिखा हुआ है या यू हैव वन अ फ्री ट्रिप लिखा हुआ है, ऐसा करके अगर फ्री चीज़ें मेंशन्ड हैं तो जनरली क्या होते हैं, वो स्पैम मैसेजेस होते हैं। तो हम लोग ऐसे रूल्स लिख सकते हैं कि अगर मैसेज में फ्री लिखा हो या वन अ लॉटरी लिखा हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो मैसेज एक स्पैम मैसेज होगा, राइट। पाइपलाइन कैसा होगा, ह्यूमन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एज अ ह्यूमन मुझे पता है स्पैम मैसेजेस कैसे दिखते हैं, तो मैं तो प्रॉब्लम को स्टैंड कर लिया अच्छे से। अब मैं रूल्स लिखूंगा तो ह्यूमन विल राइट द रूल्स एंड देन कंप्यूटर विल सिंपली फॉलो द रूल्स। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच टू AI। लेकिन इसमें पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दिस रूल बेस्ड अप्रोच ना विल क्विकली फेल। कैसे फेल करेगा, सपोज डैट स्पैमर ने ऐसा लिखा यू हैव वन फ्री मनी। नाउ एज अ ह्यूमन माइंड तुम इसको फ्री पढ़ पा रहे हो, लेकिन क्या कंप्यूटर इसको फ्री पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर इसको फ्री रीड ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है FR33। तो एज अ ह्यूमन माइंड हम तो इसको रीड कर ले रहे हैं फ्री, लेकिन तुमने रूल में क्या लिखा है, तुमने रूल में लिखा है फ्री, FREE। तो ये वाला जो अप्रोच होगा ना, तुम्हारा सिस्टम क्या कहेगा, तुम्हारा AI मॉडल कहेगा कि अरे यार इसमें तो फ्री लिखा ही नहीं हुआ है, तो यानी ये स्पैम मैसेज नहीं है। बट टर्न्स आउट ये तो स्पैम मैसेज है। तो तुम क्या कहोगे कि ठीक है ना, मैं एक और रूल लिख दूंगा, एक और रूल लिखूंगा जिसमें FR33 भी लिख दूंगा मैं, तब तो ये काम करेगा। बिल्कुल सही अप्रोच है तुम्हारा। लेकिन द थिंग इज व्हाट इफ फ्री ऐसे लिखा हो या फिर फ्री ऐसे लिखा हो, तो तुम कितने रूल्स लिखोगे। थिंक अबाउट इट, तुम जितने सिनेरियो सोच पा रहे हो, जितना तुम्हारा दिमाग चल पा रहा है एज अ ह्यूमन, तुम उतने सिनेरियोज सोच पाओगे और उतने रूल्स लिख पाओगे। लेकिन ऐसे भी सिनेरियोज तो होंगे ना जो तुमने स्टार्टिंग में सोचा ही नहीं होगा, बाद में तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि अरे यार इस सिचुएशन को तो केटर किया ही नहीं, इस सिचुएशन के बारे में तो सोचा ही नहीं, इस एज केस को मैंने तो कंसीडर ही नहीं किया। तो इन दैट केस तुम्हारा जो ये रूल बेस्ड अप्रोच है ना, ये फेल कर जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या आता है कि अगर तुम 10 सिचुएशन सोच पा रहे हो ना तो तुम 10 रूल लिख पाओगे, अगर तुम 100 सिचुएशन सोच पा रहे हो तो तुम 500 रूल्स लिख लोगे लगभग। सोचो अगर तुम 10,000 सिचुएशन सोच पा रहे हो तो इट विल, पहले तो तुम रूल्स लिख लोगे लेकिन इट विल बी इम्पॉसिबल टू मैनेज। तो ये हमारा सबसे बड़ा लिमिटेशन था रूल बेस्ड अप्रोच में, जो ट्रेडिशनल
अप्रोच था ना एआई का, जो साइंटिस्ट इसी अप्रोच से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इमेजिन यू वांट अ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज अ कैट इमेज। तुम एक ऐसा एआई मॉडल बनाना चाहते हो जो कैट इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। तो फिर से तुमको रूल्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर एक कैट इमेज को तुमको रिकॉग्नाइज करना है तो तुम क्या रूल्स लिखोगे? एक कैट के पास 4 पैर होते हैं, ठीक है, रूल्स में पहले ये लिख दिया। 2 आंखें होती है, ठीक है, ये भी लिख दिया। लेकिन बहुत सारे और भी एनिमल्स होते हैं ना जिसके पास 4 पैर 2 आंखें होती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये रूल्स गलत है। बिल्ली के पास भी 4 पैर और 2 आंखें होती हैं। तो हमें क्या करना होगा, और भी रूल्स लिखने होंगे जो स्पेसिफिक बिल्ली को कैटर करते हो। तो यानी अगर उस एनिमल के पास विस्कर्स होंगे, टेल्स होगा, उसकी हाइट, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, तो ये सारे रूल्स तुम लिखना शुरू कर दोगे धीरे धीरे टू रिकॉग्नाइज अ कैट्स इमेज, ठीक है। लेकिन दिस रूल बेस्ड अप्रोच स्टिल इट विल फेल। क्यों फेल करेगा ना? अगर मैं तुम्हें ये इमेज दिखाऊं और बोलूं क्या ये कैट की इमेज है, तो तुम बोलोगे हाँ ये कैट की इमेज है। लेकिन मैं बोलूं तुमने तो रूल लिखा था कि कैट के पास 4 पैर होते हैं, राइट। इस इमेज में कहां से 4 पैर दिख रहे हैं तुम्हें? तो तुम बोलोगे कि अरे कैमरा एंगल सामने से है ना, तो 2 पैर पीछे छिप गए हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, एज अ ह्यूमन तुम ये सोच पा रहे हो, कंप्यूटर कैसे सोचेगा? कंप्यूटर तो स्टिल बोलेगा ना कि भाई तुमने जो रूल लिखा था ना कि एक बिल्ली के पास 4 पैर होते हैं, तो इस बिल्ली के तो 4 पैर नहीं है, तो यहाँ पे तो रूल फेल कर जा रहा है। तो मैं सीधा बोलूंगा कि ये बिल्ली का इमेज नहीं है। या फिर इस इमेज को देखो, क्या ये बिल्ली का इमेज है? बिल्कुल है। लेकिन इसमें आंखें दिख रही हैं? बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। पैर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो तुम बोलोगे कि अरे बिल्ली सो रही है इसलिए उसकी आंखें नहीं दिख रही हैं। बट द थिंग इज, ये बात कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? एंड दिस इज वेयर रूल बेस्ड अप्रोच विल फेल। तुम बोलोगे कि ठीक है ना, मैं ऐसे और रूल्स लिख दूंगा। ठीक है, माना तुम इस सिचुएशन के लिए रूल्स लिख दोगे, इस सिचुएशन के लिए रूल्स लिख लोगे, लेकिन और भी जो नए नए सिचुएशंस आएंगे वो तो तुम सोच ही नहीं पा रहे हो ना। तुम जितने सिचुएशन सोच पाओगे उतने रूल्स लिख पाओगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, ऐसे एज केसेस जिसके बारे में तुम सोच ही नहीं पा रहोगे, तो उसके लिए रूल्स कहां से लिखोगे? ये तो तुम्हारा इम्प्लिसिट नॉलेज है कि भाई बिल्ली का पैर क्यों छुपा हुआ है, क्योंकि सामने से हम लोगों ने पिक्चर ली है। देखो, नॉलेज भी क्या होता है, नॉलेज भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक होता है इम्प्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज वैसा नॉलेज होता है ना जो तुम बाहर से सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू द स्लाइड ऑफ इट। सी, नॉलेज क्या होता है? फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज नॉलेज। तो नॉलेज कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग और स्किल दैट अ पर्सन हैज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग। तो ये नॉलेज की डेफिनेशन होती है, राइट। तो अब ये नॉलेज भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है तुम्हारा एक्सप्लिसिट नॉलेज और एक होता है इम्प्लिसिट नॉलेज। अब एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होता है? जिसको तुम लिख सकते हो। एक्सप्लिसिट नॉलेज इज अ नॉलेज दैट कैन बी रिटन डाउन, एक्सप्लेन्ड और कम्युनिकेटेड। मतलब इसको तुम ना बहुत अच्छे से राइट डाउन कर सकते हो, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो तुम बोलोगे न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिस इज अ एक्सप्लिसिट नॉलेज जो तुम बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो। 2 + 2 = 4, तो तुम ये बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, 100 लोगों की भीड़ में अगर मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को खड़ा कर दूं और बोलूं कि भाई क्या तुम इन 100 लोगों में अपने बेस्ट फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो तुम बोलोगे हाँ। तुम विद इन मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स तुम आइडेंटिफाई कर लोगे अपने फ्रेंड्स के चेहरे को, राइट। लेकिन बोलूं कि यार इतने लोगों के बीच में तुमने अपने फ्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया, तो तुम मुझे रीजन दे सकते हो कि देखो यार, इसकी हाइट ये थी, इसके स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन ये था, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ये था। ऐसे करके तुम मेरे को रूल्स दे सकते हो, राइट। या फिर ऐसे करके तुम मेरे को रीजनिंग दे सकते हो कि यार ये रीजन की वजह से ना मैं अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाया 100 लोगों की भीड़ में। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे 10 लोगों को लेके आता हूँ जो तुम्हारी फ्रेंड के ही हाइट का होगा, जो तुम्हारे फ्रेंड के ही स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन का होगा, तुम्हारे फ्रेंड के ही बॉडी स्ट्रक्चर का होगा, और ऐसे 10 लोगों के बीच में मैं तुम्हारे दोस्त को खड़ा कर दूंगा। इन दैट केस क्या तुम अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाओगे? तब भी तुम विद इन सेकेंड्स आइडेंटिफाई कर लोगे। तो अब तो मैं बोलूंगा कि यार तुम तो बोल रहे थे तुमने हाइट से आइडेंटिफाई करा, या स्किन के कलर कम्प्लेक्शन से आइडेंटिफाई करा, या स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करा। ये सारे लोग भी तो उतने ही हाइट, वेट, स्किन कलर कम्प्लेक्शन सारे तो सेम ही है, फिर तुमने कैसे आइडेंटिफाई करा? फिर तुम कहोगे कि फिर तुम 2-3 और रीजंस के साथ आ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, पहले जो तुम सोच रहे थे कि यार मैंने इन रीजन की वजह से अपने दोस्त को आइडेंटिफाई करा इन इतने सारे लोगों के बीच में, वो सारे रूल्स फेल कर गए। क्यों फेल कर गए? क्योंकि मैंने वैसे ही और हाइट, वेट, कलर वाले लोगों को ग्रुप में तुम्हारे फ्रेंड को रख दिया और तुमने इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये होता है इम्प्लिसिट नॉलेज, ठीक है। तुम किसी चीज को तो जानते हो
किसी चीज को तुम कर पा रहे हो, तुम उस चीज को जान रहे हो, लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तुम आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि यार ये तुम कर कैसे रहे हो। इसी को बोलते हैं हम लोग पोलाइनिस पैराडॉक्स। पोलाइनिस पैराडॉक्स इज बेसिकली वी नो मोर देन वी कैन टेल। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें जानते तो हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यार ये हो कैसे रहा है, या हम लोग ये कर कैसे पा रहे हैं। तो जो इम्प्लिसिट नॉलेज होता है ना, तो सपोज डैट अगर तुम किसी चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी चीज को आर्टिकुलेट, तुम जान रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वो चीजें हैं, तुम कर पा रहे हो वो चीज, लेकिन तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, इन दैट पर्टिकुलर केस तुम रूल्स कैसे लिखोगे? रूल्स लिखने के लिए सबसे पहले तो तुम बोल पाना चाहिए ना, तुम आर्टिकुलेट कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, तब तो तुम रूल्स लिखोगे। लेकिन अगर तुम बोल ही नहीं पा रहे हो कि तुम अपने फ्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इतने लोगों की भीड़ में, तो तुम रूल्स कैसे लिखोगे? ऐसा सिस्टम कैसे बनाओगे जो इमेज को रिकॉग्नाइज कर सके? तुमने 10 रूल्स लिख दिए जो तुम सोच पा रहे हो, लेकिन 10 ऐसे भी रूल्स जो तुम सोच तो पा रहे हो, कर तो पा रहे हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तुम उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे रूल्स को लिख ही नहीं पाओगे ना तुम। तो यहां भी सबसे बड़ा लिमिटेशंस आ जाता है रूल बेस्ड अप्रोच में। तो रूल बेस्ड अप्रोच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि एक तो हम लोग सारे सिचुएशन, सारे एज केसेस को केटर नहीं कर पा रहे थे। अगर इतने सारे सिचुएशन सोच ही नहीं पा रहे तो रूल्स नहीं लिख पाएंगे। और दूसरा चीज ये था कि हम लोग कुछ चीजें सोच तो पा रहे हैं, कर तो पा रहे हैं, लेकिन उसको बोल ही नहीं पा रहे हैं, उसको आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे, और आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे तो रूल्स में उसको लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, दिस लेड टू द फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू एआई। यही सारे जो लिमिटेशंस थे, इसी की वजह से ना जो एआई था ना, ट्रेडिशनली जो साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे सॉल्व करने का, वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारी लिमिटेशंस उनको हिट कर रही थी। और इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया, वो आया मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि हम लोग रूल्स लिख रहे थे, राइट, खुद से एज अ ह्यूमन हम लोग वो रूल्स लिख रहे थे। मशीन लर्निंग में क्या हुआ कि हम लोग बोल रहे हैं, देखो भाई, हम रूल नहीं लिखेंगे, तुम खुद से लर्न करो, चीजें खुद से सीखो, खुद से पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, और खुद से ही तुम चीजों को डिफाइन करो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग द रूल्स, वी लेट द कंप्यूटर और मशीन लर्न्स द पैटर्न बाय इटसेल्फ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर या मशीन को खुद ही से बोलते हैं, भाई खुद से तू चीजें लर्न कर। तो अगर हम लोग मशीन को ऐसा बोल रहे हैं कि खुद से पैटर्न लर्न करो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मशीन लर्निंग। नाउ अब मशीन खुद से लर्न कैसे करता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मिस्ट्री तो यही है कि हाउ डज मशीन लर्न्स। मशीन लर्निंग मॉडल्स हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ऐसे बहुत सारे वेज होते हैं जिनमें हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क हैपेंस टू वन ऑफ द वेज। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क वन ऑफ द वेज है हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स जिसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुमने 11th या 12th में लीनियर रिग्रेशन करा हो या लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब करा हो, तो तुम वही कर रहे थे, ऑलमोस्ट तुम मशीन लर्निंग मॉडल के ही कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। यू जस्ट डोंट रियलाइज इट कि अच्छा आगे जाके ये हम लोग AI/ML में यूज करने वाले इस कॉन्सेप्ट को। दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी मैथमेटिकल हैवी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब पढ़ने वाले नहीं है। वी विल जस्ट गेट अ ओवरव्यू ऑफ इट। ठीक है, कि AI क्या होता है, ML क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, GNAI क्या होता है, तो हम लोग बस ओवरव्यू देखने वाले हैं। जो हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल की बात कर रहे थे, वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, दीज आर द वेरियस वे जिसकी हेल्प से हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल? एक हम लोग मॉडल बनाना चाह रहे थे जो कैट की इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा। तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था, हम लोग रूल्स लिख रहे थे कि बिल्ली के पास 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे रूल्स लिख रहे थे, और कंप्यूटर उसी रूल्स को फॉलो करके बिल्ली की इमेज को रिकॉग्नाइज कर रहा था। बट अगेन हम लोगों ने लिमिटेशंस और डिस्कस कर लिए कि क्यों नहीं कर पाएगा और ये अप्रोच क्यों फेल करेगा, और उसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया, मशीन लर्निंग। अब देखो मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल ट्रेन द मशीन यूजिंग थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ लेबल्ड इमेजेस ऑफ कैट्स। इसका मतलब क्या है, तो अगर किसी छोटे बच्चे को तुम्हें ये सिखाना है डेट हाउ टू रिकॉग्नाइज अ कैट, तो तुम क्या करते हो? सपोज दैट एक 5 साल का छोटा बच्चा है और उसको सिखाना है तुम्हें, तो तुम क्या उसको रूल्स बताते हो कि देखो यार बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 कान होगा, ऐसा एनिमल तुमको दिखेगा? नहीं ना, तुम रूल्स नहीं बताते हो बच्चे को, तुम बच्चे को बहुत सारी बिल्लियां दिखाते हो, तुम लाइव बिल्ली दिखाते हो कि ये देखो ये भी बिल्ली है, वो भी बिल्ली है, वो भी बिल्ली है, ऐसे करके तुम बहुत बार बिल्ली को दिखाते हो एक बच्चे को, और बच्चा ना खुद ही अपने दिमाग में ना पैटर्न बिल्ड करने लगता है कि अच्छा बिल्ली ऐसी दिखती है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, बिल्ली के 2 आंखें होती हैं। तो तुम बच्चे को रूल्स नहीं बताते हो, तुम बच्चे को बहुत सारी बिल्लियां दिखाते हो, बहुत सारी बिल्लियों की इमेज दिखाते हो, बहुत सारी बिल्ली जो लाइव बिल्ली होती है उनको दिखाते हो। ठीक है, तो ऐसे बच्चा ना लाइव देख देख के ना दिमाग में खुद ही पैटर्न बना लेता है, राइट? ऐसे ही तो बच्चा सीखता है हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल। तो मशीन को भी हम लोग सेम ट्रीटमेंट देंगे, मशीन को भी हम लोग बहुत सारी बिल्लियों की इमेज दे देंगे कि भाई देखो
ये जितनी भी इमेज है ना, ये बिल्लियों की इमेज है। तो खुद से अब सीखो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या विस्कर्स इंपॉर्टेंट है, आइज इंपॉर्टेंट है, टेल इंपॉर्टेंट है, पैर इंपॉर्टेंट है। तुम खुद सीखो और खुद सीख के ना बताओ नेक्स्ट टाइम कि अगर मैं जो इमेज दूंगा वो बिल्ली का इमेज है या नहीं है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट ऑटोमेटिकली डिस्कवर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स लाइक ईयर्स, आइज, फर, टेक्सचर एंड ओवरऑल शेप ऑफ अ कैट। तो पहले हम लोग ये चीजें बताते थे कि ईयर्स को कंसिडर करो, आइज को कंसिडर करो, फर टेक्सचर को कंसिडर करो, बट नहीं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मशीन को बहुत सारी इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो मॉडल है ना वो खुद ही इन सारी चीजों को लर्न कर रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स मुझे देखना है। ठीक है, तो विथ ईच एग्जाम्पल इट बिकम्स मोर एक्यूरेट। क्यों बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा एग्जाम्पल होगा उतना ज्यादा बेटर होगा ना। सपोज करो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को हम लोगों ने सिर्फ 5 बिल्लियां दिखाई और एक बच्चों को हम लोगों ने 5000 बिल्लियां दिखाई अलग अलग तरीके की। तो कौन सा बच्चा नेक्स्ट टाइम ज्यादा एक्यूरेटली एक बिल्ली को पहचान पाएगा? ऑब्वियसली जिसने 5000 अलग अलग टाइप्स के बिल्ली देखे हैं ना, वो ज्यादा अच्छे से एक बिल्ली को पहचान पाएगा कंपेयर टू एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ 2 या 3 बिल्ली को देखा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा एग्जाम्पल्स की हेल्प से वो ज्यादा पैटर्न्स लर्न कर पाया है, तो ज़्यादा अच्छे से एक बिल्ली को आइडेंटिफाई कर पाएगा। क्योंकि हो सकता है ना पहले वाला बच्चे ने सिर्फ बिल्ली को देखा हो जिसका स्किन कलर वाइट हो या फिर गोल्डन हो, तो अगर एक ऐसी बिल्ली उसके सामने आ जाए जिसका कलर गोल्डन हो या फिर स्काई ब्लू कलर का हो या ब्लैक कलर की बिल्ली हो, तो इन डैट केस वो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना जिसने सिर्फ 2 बिल्ली देखी है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसने 5000 अलग अलग टाइप्स की बिल्ली का देखा, जिसने अलग अलग कलर कॉम्प्लेक्शंस देखा हो, अलग अलग स्ट्रक्चर देखा हो, फर्क कॉम्प्लेक्सिटी देख रही हो अलग अलग टाइप्स के, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा। राइट, जितना एक मॉडल को तुम जितना ज़्यादा एग्जाम्पल्स फीड कर पाओगे उतना अच्छा वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ChatGPT 3 जो मॉडल था उसको ट्रेन करने में ऑलमोस्ट 40 करोड़ का खर्चा आया था, तो जो ChatGPT 4 है, गेस करो उसको ट्रेन करने में कितना खर्चा आया होगा? अगर ChatGPT 3 को ट्रेन करने में ऑलमोस्ट 40 करोड़ का खर्चा आया था, तो जो नेक्स्ट वर्जन था ChatGPT 4 उसको ट्रेन करने में कितना खर्चा आया होगा? 1000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़। सोच सकते हो कहाँ 40 करोड़, कहाँ 1000 करोड़। तो जितना ज़्यादा तुम डेटा को दोगे, जितना ज़्यादा डेटा पे एक मॉडल को ट्रेन करोगे, तुम्हारा खर्चा भी उतना ही बढ़ते चला जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। बट हाँ, ChatGPT 3 से ज़्यादा अच्छा कौन सा मॉडल परफॉर्म करता है? ChatGPT 4। क्यों ChatGPT 4 ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है? क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ज़्यादा डेटा पे ट्रेन किया गया है। तो हम लोगों ने मशीन लर्निंग में ये चीज़ तो सीख लिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मशीन को बहुत सारा एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, मशीन खुद ही से वो चीज़ें सीखेगा। ह्यूमन डिपेंडेंसी यहाँ पे एक तरीके से खत्म हो जाती है रूल्स लिखने की, कि अब ह्यूमंस रूल्स नहीं लिखेंगे, मशीन खुद ही सीख लेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। राइट, तो अब अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज मशीन लर्निंग, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मशीन लर्निंग है ना, इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रॉडर टर्म, मशीन लर्निंग सिट्स इनसाइड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इट्स अ सबसेट, मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीन लर्निंग is a branch of artificial intelligence where we teach a computer to learn patterns from data and use those patterns to make prediction or decisions without explicitly programming every rule. यहाँ पे जो मेन लाइन फोकस करने वाला है वो ये है लास्ट वाला, विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग एवरी रूल्स। हम लोग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, मशीन खुद ही बहुत सारे डेटा से खुद ही पैटर्न लर्न कर रहा है और फिर डिसीजन ले रहा है। ठीक है, लेकिन मशीन लर्निंग अप्रोच में भी ना एक प्रॉब्लम था, एक बॉटलनेक था। पता है क्या? मशीन लर्निंग नीड्स स्ट्रक्चर्ड डेटा टू परफॉर्म रियली वेल। क्या मतलब है इसका? मशीन लर्निंग को परफॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए रहता है। व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रक्चर्ड डेटा? तो देखो, सपोज करो तुम एक एआई मॉडल बना रहे हो जो हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा कि भाई इस घर का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए तुम एक मॉडल बनाओगे। मॉडल बनाने के लिए तुम बहुत सारे डेटा पे उस मॉडल को ट्रेन करोगे पहले। ठीक है, तो सपोज दैट हमने क्या करा, हमने 5 हाउस को कंसीडर करते हैं, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, हाउस डी एंड हाउस सी। अब बताओ मेरे को, एक घर के प्राइस को कंसीडर करने के लिए घर का कितना प्राइस होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? तो सबसे पहले तो एरिया इंपॉर्टेंट होगा कि घर कितनी दूर में फैला हुआ है, कितने स्क्वायर फीट में ये घर फैला हुआ है। देन कितने बेडरूम्स है उस घर में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक घर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। देन एज, ईयर्स, मतलब घर कितने साल पुराना है, क्या वो 10 साल पुराना है, क्या वो 20 साल पुराना है। क्योंकि अगर 20 साल 25 साल पुराना होगा तो हो सकता है ना घर का स्ट्रक्चर वीक हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे घर के प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है। राइट, देन कम्स द लोकेशन स्कोर, और ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा घर किसी शहर के बीच में, इन द हार्ट ऑफ अ सिटी,
जहाँ से शॉपिंग मॉल पास में है, जहाँ से हॉस्पिटल बहुत पास में है, जहाँ पे मेट्रो बहुत पास में है, तो उस घर की वैल्यू ज़्यादा होगी। कंसिडर एक ऐसा घर जो रूरल एरिया में हो या फिर खेत में हो। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक घर का लोकेशन क्या है। अगर वो सिटी में है तो हो सकता है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो, और अगर वो सिटी से बहुत दूर है तो उसका प्राइस कम हो सकता है, राइट। तो एक घर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो हम लोग एक मॉडल बनाएंगे जिसमें 5 घर को देंगे और जहाँ पे बताएंगे कि देखो इस घर का एरिया ये है, इस घर का एरिया ये है, इस घर का एरिया ये है। फिर हम लोग बताएंगे कि इस घर में 2 बेडरूम है, इस घर में 3 बेडरूम है, इस घर में 4 बेडरूम है, ये घर इतने साल पुराना है। और लोकेशन स्कोर मतलब आउट ऑफ 10, कि अगर 8 और 9 है विच मीन्स डैट लोकेशन एकदम प्रीमियम है, और अगर 5 है विच मीन्स डैट लोकेशन उतना प्रीमियम नहीं है। तो हम लोगों ने ये सारा डिटेल्स दिया और हम लोगों ने प्राइस भी दे दिया कि अगर ये सारा डेटा है तो इस घर का प्राइस ये होगा। अगर हाउस बी है, हाउस बी के पास ये फैसिलिटीज़ है, ये फीचर्स है, तो उसका प्राइस ये होगा। तो हमारा मॉडल इन सारे डेटा से लर्न करेगा, पहले सीखेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मॉडल रेडी हो चुका है, ठीक है। एक स्लाइड है, डेट इज दीज आर ह्यूमन डिफाइंड फील्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है, ये जो बेडरूम है, ये जो लोकेशन है, ये एज अ ह्यूमन हम लोग बता रहे हैं कि ये सारा फीचर इंपॉर्टेंट है एक हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। मशीन खुद से नहीं बोल रहा है कि यार लोकेशन इंपॉर्टेंट होगा, एज इंपॉर्टेंट होगा, बेडरूम्स इंपॉर्टेंट होंगे, एरिया इंपॉर्टेंट होगा। ये मशीन ने डिसाइड नहीं किया, ये एज अ ह्यूमन हमने बताया है मॉडल को कि ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सारे जो हेयर ह्यूमन डिफाइंस द फील्ड, ये सारे ह्यूमंस ने फील्ड को डिफाइन करा एंड दीज फील्ड्स आर कॉल्ड एज फीचर्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं, जो ह्यूमन डिफाइन करते हैं। और जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना, उसको टारगेट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टारगेट बोलेंगे, और ये सारी चीजों को हम लोग फीचर बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मॉडल रेडी हो चुका है, हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग हमने मॉडल को एक नया क्वेश्चन पूछना है कि देखो यार, मेरे पास एक घर है जिसका एरिया ये है, जिसका बेडरूम ये है, कितने साल पुराना है, 4 साल पुराना है, और लोकेशन का स्कोर कितना है, लोकेशन का स्कोर है 8 आउट ऑफ 10। तो हमने ये डेटा फीड करा मॉडल में। अब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि भाई प्रीवियसली मेरे पास जितना डेटा था उसके बेसिस पे इसने प्रिडिक्ट करा 85 लाख, ठीक है। तुम्हारे पास एक ऐसा मॉडल आ चुका है जो अब हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो दैट्स ग्रेट। लेकिन पता है यहाँ पे बॉटलनेक क्या है, बॉटलनेक ये है कि एज अ ह्यूमन तुम डिसाइड कर रहे हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। मान लो नंबर ऑफ विंडोज भी इंपॉर्टेंट हो, कि भाई इस घर में ना बालकनी भी है, विंडोज भी है, वॉल कलर, गार्डन भी है इस घर में। तो ये सारी चीजों को तो तुमने कंसीडर ही नहीं करा। पहले तुमने क्या करा, तुमने बोला कि भाई देखो ये चारों फील्ड इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे तुमने मॉडल को ट्रेन कर लिया। लेकिन क्या हो सकता है किसी घर में गार्डन भी हो, और गार्डन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक प्राइस को डिसाइड करने में। तो सबसे पहला बॉटलनेक तो ये हो गया कि हम एज अ ह्यूमन हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है एंड क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा पास करनी है। डेटा हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगा। व्हाट इफ मैं डेटा को अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में पास करना चाहता हूं, जैसे कि अगर मुझे कोई इमेज पास करना है या वीडियो पास करना है, तो इमेज और वीडियो मैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं देता हूं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाईली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सपोज दैट मैं अपने मॉडल को एक इमेज देना चाहता हूं और वो मॉडल आइडेंटिफाई करेगा कि वो इमेज कैट की इमेज है या नहीं। जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो इमेज को एज अ इमेज नहीं देखते हैं, वो न्यूमेरिकल पिक्सल्स के फॉर्मेट में देखते हैं, राइट। न्यूमेरिकल पिक्सल्स फॉर्मेट का मतलब क्या है, इस वाले पिक्सल के पास क्या वैल्यू है, इस पिक्सल की क्या वैल्यू है। अगर मैं ऊपर के कैलकुलेट करूं तो ये हो सकता है ये 20 हो और ये 20 हो, तो 20 × 20 दैट्स 400। इस इमेज में कितने पिक्सल्स है, 400 पिक्सल्स है, राइट। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हो ना, इसी को पिक्सल्स बोलते हैं। तो अगर तुम एक इमेज देखते हो ना, लेट मी शो यू, तो ये जो इमेज दिख रहा हो ना, दिस इमेज कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स। तुम अगर इसको जूम करो, लेट मी जूम अ लिटिल बिट, तो तुम देख पाओगे कि अच्छा ये वाले पिक्सल्स की बात हो रही है। और पिक्सल्स में हम क्या डिसाइड करते हैं, हम बस ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ लाइट कितना है, ठीक है। जो RGB करके वैल्यू होती है, रेड ब्लू ग्रीन, जो 0 to 255 तक हम लोग एक रेंज होता है। तो रेड ब्लू ग्रीन, इन्हीं के कलर कॉम्बिनेशन से हम लोग दुनिया के ऑलमोस्ट सारे कलर्स बना सकते हैं। तो ये जो तुम पिक्सल्स देख रहे हो ना, ये पिक्सल्स या ये पिक्सल्स, तो इसकी एक वैल्यू होगी जो RGB में होगी, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे रेड की वैल्यू इतनी है, ब्लू की इतनी है और ग्रीन की इतनी है। सेम वे में इस वाले पिक्सल के लिए कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे रेड की वैल्यू कितनी होगी, ग्रीन की वैल्यू कितनी होगी और ब्लू की वैल्यू कितनी होगी। ये तीनों वैल्यू मिलके एक पिक्सल्स में कौन सा लाइट होगा, कितना ब्राइट होगा ना, वो डिसाइड होता है। तो लेट्स गो बैक टू दिस। So why was this such a bottleneck? तो because human had to answer what information from this raw data is actually useful.
तो अगेन वही प्रॉब्लम हुई ना कि हम बता रहे हैं कि भाई ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इन फीचर को कंसीडर करो, और एज अ ह्यूमन हम सोच रहे हैं कि ये वाले फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग मॉडल को वो फीचर्स को इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये फीचर्स इग्नोर कर दो तुम। और यहीं पे आ जाता है हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक कि अगर कोई इमेज है या फिर कोई स्पीच है या फिर नेचुरल लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है, वीडियो है, तो एज अ ह्यूमन तुम कैसे बता पाओगे कि हाँ कौन कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ मैनेजेबल थिंग। एज अ ह्यूमन तुम ये मैनेज नहीं कर सकते हो कि ये फीचर्स को तुम कंसिडर करना और ये फीचर्स को कंसिडर नहीं करना। एंड टू सॉल्व दिस बॉटलनेक, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, deep learning comes into the picture. So again, deep learning is the subset of machine learning, and machine learning is the subset of artificial intelligence. So deep learning sits within the machine learning graph. ओके, तो डीप लर्निंग हमें क्या ऑफर करता है? सी, मशीन लर्निंग नीड्स स्ट्रक्चर डेटा टू परफॉर्म रियली वेल, हमने यही डिस्कस करा था और यही हमारे लिए बॉटलनेक था। डीप लर्निंग चेंजेस द होल पाइपलाइन। डीप लर्निंग बोलता है कि देखो यार, तुम्हें खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या फीचर इंपॉर्टेंट है, मैं न्यूरल नेटवर्क के थ्रू खुद ही लर्न कर लूँगा कि क्या क्या फीचर इंपॉर्टेंट है और क्या क्या फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई विल टेक केयर ऑफ द थिंग एज अ ह्यूमन। अब तुम बताओ मुझे बताने कि भाई ये फीचर को कंसिडर करना और ये फीचर को कंसिडर नहीं करना, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ह्यूमन प्लीज फिगर आउट द रिप्रेजेंटेशन, वी से न्यूरल नेटवर्क लर्न द रिप्रेजेंटेशन बाय योरसेल्फ। न्यूरल नेटवर्क खुद ही रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर लेगा, ह्यूमन को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। सो द कैट एग्जांपल बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ अस मैनुअली स्पेसिफाइंग कि भाई तुम्हें ना फर को कंसिडर करना है, आइज को कंसिडर करना है, ईयर्स को कंसिडर करना है, या फिर जो हमने हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाया था उसमें हम लोग बता रहे थे भाई तुमको एरिया कंसिडर करना है, बेडरूम्स कंसिडर करने हैं, लोकेशंस को कंसिडर करना है। न्यूरल नेटवर्क को हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, बहुत सारा डेटा देंगे, न्यूरल नेटवर्क खुद ही लर्न कर लेगा और खुद ही पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये वाली चीज़ें मुझे कंसिडर करनी है, ये वाली चीज़ें मुझे कंसिडर नहीं करनी है। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉटलनेक जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट डीप लर्निंग ऑफर्स, एंड दिस ब्रेक थ्रू कम्स फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री फोर्सेज। डीप लर्निंग का जो हमारे पास ब्रेक थ्रू आया वो इसलिए आ पाया क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथमिक आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आ गए थे। हम लोग आगे जाके गूगल ने एक पेपर पब्लिश करा था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, आई थिंक इन द ईयर 2017। उसने चेंज कर दिया था कैसे ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट है। तो वो पेपर लिटरली चेंज द होल इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया वो तो हमारे पास पहली बात न्यू एल्गोरिथमिक आइडियाज, बहुत अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स आने लगे जो हम लोग न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने में यूज़ करने लगे। सेकेंड कम्स मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। व्हाट डू आई मीन बाय मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा? देखो 1956 में जब बंच ऑफ साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा था तो बेसिकली उनको मॉडल्स को ट्रेन करने थे, और मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए होता है डेटा। नाउ 1956 में हमारे पास इनफ डेटा नहीं थे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, लेकिन अराउंड 2000 हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया। क्यों? ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेट। घर घर में इंटरनेट आने लगे, सबके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, विकीपीडिया, सबका एक्सेस आने लगा, और इंटरनेट पे इतने सारे इमेज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स आने लगे ना कि हमारे पास डेटास का भरमार आ चुका था। वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। तो मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए डेटा चाहिए था, लेकिन 1956 में उतना डेटा अवेलेबल नहीं था जितना 2000 में डेटाज अवेलेबल हुए ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेट। तो हमारे पास एट दैट पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे डेटा भी आ गए। एंड तीसरा, मैसिव कंप्यूट पावर। अब देखो तुम्हारे पास जितना ज़्यादा डेटा आएंगे मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, उतना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर भी लगेगा। अभी डेटा को ट्रेन कहाँ करोगे? एक हार्डवेयर पे ही तो करोगे ना, एक मशीन पे ही तो ये सारी चीज़ें रन होंगी। तो तुम्हारे पास मान लो कि बहुत सारे डेटा भी आ गए, लेकिन तुम्हारे पास मशीन ही नहीं हो जिसपे तुम डेटा को प्रोसेस कर सको, तो क्या फ़ायदा उस डेटा का, राइट? हमारे पास ना जीपीयू का कॉन्सेप्ट आया जो एनवीडिया ने लॉन्च करा था। जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? इसकी भी स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है, ठीक है? एनवीडिया जो कंपनी थी आज के टाइम पे ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन का उसका कैपिटलाइजेशन आई गेस, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आई थिंक एप्पल को भी उसने पीछे छोड़ रखा है। तो जो 1990s में था ना, एनवीडिया ने ऐसा गेस करा था, उनको ऐसा लगा था कि 3D गेम्स बूम करेगा, विच मीन्स दैट गेम्स लाइक पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस टाइप के गेम्स ना 1990 में, कि उनको लगा था 3D गेम्स ना आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाले, बहुत ज़्यादा फटेंगे जाके। पहले गेम्स कैसे होते थे? स्नेक वाला गेम होता था, लूडो होता था, लेकिन एनवीडिया वालों ने सोचा नहीं, आगे जाके पबजी टाइप के गेम्स आने वाले हैं। तो
उसके लिए क्या करा था, उन लोगों ने जीपीयू को डेवलप करना शुरू करा था। अब ना जीपीयू को क्यों डेवलप करना शुरू किया उन लोगों ने, 3D गेम्स में ऐसा क्या होता है कि उनको जीपीयू को डेवलप करने की नौबत आ गई। तो देखो, अगर तुम ऐसे पबजी जैसे गेम देखो ना, तो इसमें एक चीज़ नहीं हो रहा होता है। स्नेक वाले गेम में देखो तो बस एक स्नेक जाता है, ऐसे एक डॉट आ रही होती है, उस डॉट को खाता है और फिर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, यही तो होता है स्नेक वाले गेम में। लेकिन अगर एक पबजी जैसे गेम को कंसिडर करो तो इसमें एक टाइम पे ना हजारों लाखों चीज़ें हो रही होती हैं। अब इस इमेज को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा किसी को निशाना लगा रहा है और गोली फायर कर रहा है। यहाँ पे एक इंसान भाग रहा है, यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड स्मोक्स आ रही है, यहाँ पे एक ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्लू जोन है, यहाँ पे लाइटनिंग थंडर हो रही है, यहाँ पे घास है, उस ग्रास का ना तुम देख सकते हो यहाँ पे शैडोज है, इस इंसान का शैडोज है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जो 3D गेम्स होते हैं ना, उसमें एक टाइम पे ना हजारों चीज लाखों चीज रेंडर हो रहे होते हैं। और ये हजारों लाखों चीज रेंडर करने के लिए हमें करना होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बंच ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और मैं अभी बताऊंगा कि कितने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो योर माइंड विल बी ब्लोन। ठीक है, तो जस्ट इस वाले इमेज को कंसिडर करो। यहाँ पे कितनी चीजें दिख रही, बिल्डिंग्स, ट्रीज, रोड, गन्स, एनिमीज, शैडो, स्काई, स्मोक, एक्सप्लोजन, अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, तो अब इमेजिन करो तुम जो गेम खेल रहे हो वो तुम गेम कितने पे खेलते हो, उसका होता है ना 60 FPS पे तुम गेम खेल रहे हो या 120 FPS पे गेम खेल रहे हो। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 60 FPS। अगर तुम गेम 60 FPS पे खेल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, 60 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में तुम्हारे स्क्रीन पे 60 फ्रेम्स रेंडर हो रहे हैं। व्हाट डू आई मीन बाय रेंडरिंग अ फ्रेम, ये जो तुम इमेज देख रहे हो ना, दिस इज अ फ्रेम। ये क्या है, ये एक फ्रेम है। अब इसी तरीके के 60 और फ्रेम्स आएंगे, 60 और इमेजेस ऐसे अलाइन कर दो, तो एक सेकेंड में अगर तुमने 60 इमेजेस दिखा दिए तो डेट इज योर 60 FPS, 60 फ्रेम पर सेकेंड। अब देखो, पहला इमेज ये होगा, दूसरे इमेज में ये वाला इंसान थोड़ा सा आगे जाएगा, ये वाला जो ब्लास्ट है ना थोड़ा सा और हल्का सा बड़ा होगा, ये जो स्मोक है ना थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो ऐसे करके फिर जो नेक्स्ट इमेज होगा ना, फिर ये जो ब्लास्ट है ना फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर नेक्स्ट फ्रेम में ना ये वाला ब्लास्ट थोड़ा सा और बड़ा होगा। और नेक्स्ट फ्रेम में हर एक चीज के लिए तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये जो गोली चल रही है ना, नेक्स्ट फ्रेम में ये गोली थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर नेक्स्ट फ्रेम में ये गोली थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर ये नेक्स्ट फ्रेम में ये गोली थोड़ी सी और आगे जाएगी। तो ऐसे कर करके तुमने अगर 60 फ्रेम्स डाल दिया ना, तो तुम्हारे पास एक सेकंड की एक अच्छी वीडियो आ जाएगी। दैट इज नोन एज 60 FPS, 60 फ्रेम पर सेकेंड। सुनते हो ना, 120 FPS पे ना चीजें बहुत स्मूथ दिखती हैं। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में उस टाइम पे 120 फ्रेम्स रेंडर हो रहे होते हैं, तो इसलिए चीज़ें बहुत स्मूथ दिख रही होती हैं। लेकिन हम लोग अभी 60 FPS का एग्जांपल लेके चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 60 FPS पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम एक सेकंड में 60 फ्रेम्स रेंडर कर रहे हैं तो एक फ्रेम को रेंडर करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल मैथमेटिक्स, 1 डिवाइडेड बाय 60 दैट विल कम्स डाउन टू 16.7 मिली सेकेंड। यानी एक फ्रेम को रेंडर करने में हमें टाइम लग रहा है 16.7 मिली सेकेंड। ठीक है, और ये टाइम हमें सारे फ्रेम के लिए लगने वाले हैं। एक जो फ्रेम है वो क्या है, वो एक इमेज है। ठीक है, ये वाली इमेज है। अब तुम सुनते हो ना यार 480p पे, अगर यूट्यूब पे तुम वीडियोस देखते हो तो 480p पे चीज़ें उतनी क्लियर नहीं दिखती जितनी 180p पे दिखती। क्यों? क्योंकि इसमें पिक्सल्स कम होते हैं और इस वाले में ना पिक्सल्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ना चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रही होती है और यहाँ पे पिक्चर उतना क्लियर नहीं दिख रहा होता है। तो 480p पे पिक्सल्स उतनी नहीं होती जितनी 180p में ज़्यादा पिक्सल्स होती है, राइट। और पिक्सल्स का मतलब क्या है, ये देखो जूम करूँ तो ये पिक्सल्स, यानी ये पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे ना पिक्चर उतनी ही स्मूथ दिखेगी। ठीक है, तो अगर इस वाले इमेज की बात करूँ मैं, तो इस वाले इमेज में कितने पिक्सल्स होंगे, तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये गेम कितने क्वालिटी पे खेल रहे हैं, 1920 इंटू 1080। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। यानी कि अगर तुम 180p पे गेम खेल रहे हो तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन पिक्सल्स पर फ्रेम पे होते हैं। यानी एक फ्रेम में कितने पिक्सल्स होंगे, 2 मिलियन पिक्सल्स होंगे। लेकिन एक पिक्सल को कैलकुलेट करने के लिए, एक पिक्सल पे क्या रेंडर होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें ज्योमेट्री कैलकुलेशन करना होता है, वर्टेक्स प्रोसेसिंग, ट्रायंगल प्रोसेसिंग, रेस्टराइजेशन, शेडर कैलकुलेशन, ये बहुत सारी ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक पिक्सल पे क्या रेंडर होगा, यानी ये वाला सिंगल पिक्सल है ना, यहाँ पे क्या रेंडर होगा, इसके लिए हमें ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। और ये काम हमें ये सारे पिक्सल्स के लिए करने होंगे। कैन यू इमेजिन, अगर एक पिक्सल पे थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन हो रहे हैं तो सारे पिक्सल्स पे कैलकुलेट करने के लिए कितना कैलकुलेशन होगा। तो अगेन हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया है, पबजी का। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन पिक्सल्स हैं, राइट। तो अगर एक पिक्सल्स पे क्या रेंडर होगा ये कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कितना अमाउंट ऑफ लाइट होगा ये कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें हजारों कैलकुलेशन करने पड़ेंगे
तो 2 मिलियन पिक्सल्स, सॉरी हाँ या 2 मिलियन पिक्सल्स जो एक फ्रेम पे होते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे? तो सिंपल मैथमेटिक्स, एक पिक्सल पे अगर हमें 1000 कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो 2 मिलियन पिक्सल्स पे हम लोग ऑलमोस्ट 2 बिलियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। थिंक अबाउट इट, एक फ्रेम को कैलकुलेट करने के लिए, जस्ट टू कैलकुलेट दिस फ्रेम कि यहाँ पे क्या रेंडर हो रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फ्रेम पे हम लोगों को 2 बिलियन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है एक फ्रेम के लिए। और 60 FPS पे गेम खेल रहे हो तो एक सेकंड में कितने फ्रेम रेंडर होते हैं? 60 फ्रेम्स रेंडर होते हैं। और एक फ्रेम पे हम लोग कितने कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 बिलियन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर एक फ्रेम पे अगर 2 बिलियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 60 FPS पे जो गेम खेल रहे हैं तो 60 फ्रेम के लिए हमें कितने कैलकुलेशन परफॉर्म करने होंगे? टेक अ गेस, 2 into 60, दैट्स 120 बिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में हम लोग कितने कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 120 बिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तुम सोच नहीं पाओगे कि यार एक सेकेंड में हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो एक सेकेंड में 120 बिलियन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक सेकेंड में हर एक सेकेंड 120 बिलियन ऑपरेशन टास्क मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहे होते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ये चीज़? अभी अगर एनवीडिया के जीपीयूज देखोगे ना तो वो लोग ऐसे ऐसे अभी उन्होंने जीपीयूज लॉन्च करे जो एक सेकेंड के अंदर ऑलमोस्ट ट्रिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इवन उनका एक मॉडल है जो क्वाड्रिलियन ऑपरेशन एक सेकेंड में परफॉर्म कर सकता है। दैट इज सम नंबर दैट इज तुम डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते हो कि एक सेकेंड के अंदर इतने सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकते हैं। एनवीडिया वालों ने ये सारी कहानी क्यों करी थी? क्योंकि उनको लगा था कि आगे चल के 3D गेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, राइट? एंड हियर कम्स द ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। क्या मतलब ब्यूटीफुल एक्सीडेंट्स? अब एनवीडिया वाले ने कुछ ऐसा बनाया था जो एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, राइट? लकीली जब हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं ना तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम हमें एक सेकेंड में बिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने होते हैं। तो तुम सोच पा रहे हो, जो चीज एनवीडिया वालों ने गेमिंग के लिए बनाई थी, सेम चीज का रिक्वायरमेंट हमें न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए भी चाहिए। तो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। तो एनवीडिया वालों ने सोचा, अरे हम लोगों ने गेमिंग के लिए तो एक चीज बनाया ही है और एआई फील्ड में भी सेम चीज की ही रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना हम लोग कुछ एआई वालों के लिए भी कर देते हैं। तब उन्होंने बनाया कूडा। ओके, Compute Unified Device Architecture. So CUDA allowed programmers and researchers to use NVIDIA GPUs for general purpose computation, not just for graphics. ठीक है, तो पहले उन्होंने बनाया था ग्राफिक्स के लिए, अब उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग अब जनरल पर्पस कंप्यूटेशन के लिए भी ये चीज़ों को यूज कर सकते हो। एक स्टोरी है दैट जब एनवीडिया वालों ने कूडा को बनाया तो उस टाइम उन्होंने एक DGX-1 करके AI सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसके अंदर उन्होंने 8 GPU को इंटैक्ट कर दिया था, 8 GPU को कंपैक्ट करके और एक AI सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा था उन्होंने DGX-1। और वो DGX-1 उन्होंने 2016 में एक छोटे से स्टार्टअप को डोनेट करा था। और उस छोटे से स्टार्टअप का नाम आज के टाइम पे पता है क्या है? OpenAI। यस, एनवीडिया ने सबसे पहले जो DGX-1 था उसको डोनेट करा था OpenAI को। तो सोचो, वो जो DGX-1 एनवीडिया वालों ने OpenAI को डोनेट करा था, कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ इन द वर्ल्ड ऑफ AI। फिर OpenAI वालों ने उनके मशीन्स को यूज कर करके अपने मॉडल्स को और अच्छे से ट्रेन करा और आज के टाइम पे हम लोग जो ChatGPT यूज कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एनवीडिया वालों की देन है। एनवीडिया हैज क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट on the OpenAI company. I think OpenAI was founded in 2015 और 2016 में ही NVIDIA वालों ने DGX-1 AI सुपर कंप्यूटर बना के उनको डोनेट कर दिया था एक साल बाद ही। तो टाइमिंग वाज आल्सो इन द फेवर ऑफ OpenAI कंपनी। तो NVIDIA वालों ने क्या बनाया था? कूडा बनाया था, ठीक है? नॉट हिंदी वाला मत देखना, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ है कूडा। नाउ हमारे पास अब सारा सॉल्यूशन आ चुका है, राइट? हम लोग अब स्ट्रक्चर्ड डेटा हो हमारे पास या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, कैसा भी डेटा हमारे पास हो, वी कैन सिंपली पुट इट इनटू द डीप लर्निंग और डीप लर्निंग विल गिव अस द आउटपुट। ठीक है, इतना तो हम लोग सीख चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, स्टार्टिंग में ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट होता था, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड डेटा से शुरू करा था, फिर उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तक पहुँचाया। लेकिन ये तो इनपुट वाला साइड है, अब बात करते हैं आउटपुट वाली साइड पे। तो जब भी तुम स्ट्रक्चर डेटा या अनस्ट्रक्चर डेटा डीप लर्निंग में फीड करते हो, तब जो आउटपुट जनरेट होता है वो जनरेट होता है स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। तो जो डीप लर्निंग मॉडल जो प्रिडिक्शन या फिर जो आउटपुट देता था वो स्ट्रक्चर्ड वे में देता था। व्हाट डू आई मीन बाय कि स्ट्रक्चर्ड वे में क्या देता था?
सो फॉर एग्जाम्पल सपोज वी गिव डीप लर्निंग मॉडल इंफॉर्मेशन अबाउट अ हाउस, हमने घर का इंफॉर्मेशन दे दिया, डेटा दे दिया, हमने बता दिया कि एरिया कितना है, बेडरूम कितना है, लोकेशन कितना है। उसके बेसिस पे अब वो मेरे को एक आउटपुट देगा, यानी एक आंसर देगा। आंसर क्या देगा? प्राइस, कि इस घर का प्राइस क्या हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि वो किस फॉर्मेट में देगा? सपोज डैट मॉडल तुमको बोल सकता है कि देखो 1.2 करोड़ इस घर का प्राइस प्रिडिक्शन, ऐसे भी दे सकता है तुमको आंसर, या फिर ये तुमको आंसर ऐसे भी दे सकता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐसा लिखा हो प्रिडिक्टेड प्राइस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो देख रहे हो, ऐसे भी आंसर दे सकता है, ऐसे भी आंसर दे सकता है। तो ये कैसे डिफाइन करोगे कि मॉडल तुम्हारा ये आंसर करे या फिर ये आंसर करे? ऑलमोस्ट आंसर सेम है, लेकिन फॉर्मेट क्या है? तो तुम ना एज अ ह्यूमन पहले ही हम लोग बता देते थे कि भाई देखो इस मॉडल का जो आउटपुट होगा ना वो इस स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। तो अगेन यहाँ पे एक ह्यूमन बॉटलनेक आ रहा है, और एआई वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ह्यूमन का बॉटलनेक आता है ना, वी ट्राई टू रिमूव इट। ठीक है, तो पहले जितने भी ह्यूमंस इंटरवेंशन आ रहे थे कि भाई पहले ह्यूमंस रूल्स लिखते थे, तो हम लोगों ने वो रूल्स हटा दिया मशीन लर्निंग ला के। फिर मशीन लर्निंग में स्ट्रक्चर डेटा चाहिए था, तो हम लोगों ने डीप लर्निंग ला के फिर बोला कि ह्यूमन यहाँ भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चलो मॉडल खुद ही से लर्न कर लेगा इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन पैटर्न्स। अब यहाँ पे आ रहा है कि ह्यूमंस आउटपुट में बोल रहा है कि भाई आउटपुट इस फॉर्मेट में आएगा, इस स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा। तो अब हम लोग यहाँ से उसको भी हटा देंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, सपोज वी गिव न्यूरल नेटवर्क एन इमेज ऑफ अ डॉग। तो डीप लर्निंग उस इमेज को देखेगा और आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा कि भाई देखो ये इमेज डॉग का है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये डॉग लिख के आएगा? द आउटपुट कुड एक्चुअली बी रिप्रेजेंटेड एज डॉग 0.97, कैट 0.02, हॉर्स 0.01। ये भी तो एक तरीका है आउटपुट को जनरेट करने का, आउटपुट देखने का, कि अरे यार जो मॉडल बोल रहा है कि यार मेरा ना स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है कि जो तुमने इमेज दिया है ना वो डॉग है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0.9 है और कैट 0.02, यानी कि वैल्यू बहुत कम है, यानी ये कैट जैसा 0.02 क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे कुछ देखा होगा, पैर वैर या फिर आंखें, ऐसी कुछ चीज़ें मैच कर गई होंगी जो डॉग और कैट में सिमिलर होंगी, राइट? तो इसलिए इसको कैट लगा, लेकिन कैट की उतनी भी फीचर्स मैच नहीं हुई, तो इसलिए 0.02, हॉर्स 0.01। तो यानी जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन किस पे है? डॉग पे है। तो देखो आंसर या तो तुमको मॉडल जो है वो तुमको आउटपुट डायरेक्ट डॉग ऐसे लिख के दे सकता है, या फिर तुमको आउटपुट ऐसे दे सकता है। एज अ ह्यूमन ना तुम बता रहे हो, एज अ डेवलपर तुम पहले बता रहे हो मॉडल को कि देखो तुम आउटपुट ऐसे देना है या तुमको आउटपुट ऐसे देना है। तो तुमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है पहले से। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन बॉटलनेक था। बट द थिंग इज स्टार्टिंग में ना स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा डीप लर्निंग में डालो ना तो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा ही आते थे, अनस्ट्रक्चर डेटा तुम जनरेट नहीं करवा सकते थे, इमेज जनरेट नहीं करवा सकते थे, ऑडियो जनरेट नहीं करवा सकते थे, वीडियो जनरेट नहीं करवा सकते थे, राइट? दैट्स वेयर जनरेटिव एआई कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ पे हम लोगों ने जनरेटिव एआई को इंट्रोड्यूस करा, एंड अगेन जनरेटिव एआई इज द सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, सो इट सिट्स विद इन डीप लर्निंग। अब जनरेटिव एआई आने से क्या हुआ, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर डेटा था या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था उसको तुम डीप लर्निंग मॉडल में भेजोगे और वो क्या कर सकता है, वो इमेज भी जनरेट करा सकता है, वो ऑडियो भी जनरेट करवा सकता है, वो टेक्स्ट भी, यानी हम आउटपुट में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी देख सकते हैं। तो अभी जो तुम चैट जीपीटी में बोलते हो या गूगल जेमिनाई को बोलते हो ना कि यार ये वाला इमेज जनरेट कर दो या ये ऑडियो जनरेट कर दो या ये वीडियो जनरेट कर दो, ये पॉसिबल हो पाया है जेन एआई की हेल्प से। तो जैसे कि अगर तुमने यहाँ बंच ऑफ टेक्स्ट दिया, अब तुमने इसको पास करा डीप लर्निंग जेन एआई मॉडल में, और ये क्या करेगा, एक इमेज को जनरेट कर देगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी जनरेट कर पा रहे हैं। अगर मैं नेक्स्ट करूं, यहाँ पे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट दिया और जेन एआई को बोला भाई ऑडियो जनरेट कर दे, तो जेन एआई ने ऑडियो जनरेट कर दिया। तो जो ऑडियो है इट इज़ अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से बोथ चीज़ें आउटपुट में जनरेट करवा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हो या फिर unstructured output ho. So this was the whole story of AI ML DL, artificial intelligence, machine learning, deep learning and Gen AI in a nutshell. I hope you like the video. I hope, okay, this video is almost 1 hour. So I will end this video over here. If you have any question, feel free to reach out at thecodingiq.in in the Instagram. I would be happy to connect with you all. Till then, take care. Bye bye. I hope you like this concept. I'm still learning AI ML. मैं खुद learn कर रहा हूँ अभी. Okay, bye bye. Take care. See you.